हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एग्जामोफाइल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर द मेंस 2024। मैं आज बात करूंगा यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी की कि भाई इस वीडियो के बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो सबसे पहला पर्पज़ ये है कि आप इससे थोड़ी इंस्पिरेशन ले सको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे तो ऐसे हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस एक कोट के साथ, इट्स टाइम टू गेट सीरियस, टाइम इज़ वेरी लेस एंड वी हैव टू मेक इट काउंट। ये आप मान लीजिए कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के थर्ड वीक में होता है, इससे पहले तो नहीं होगा क्योंकि अभी CHSL का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो थर्ड वीक तो आप कम से कम मान के चलिए। अगर दिसंबर का थर्ड वीक भी है तो अभी एक वीक हमारे पास इस मंथ में है और 2 वीक वहाँ पे हैं, तो हमारे पास मोटा मोटी 70 दिन है। ठीक है। और 70 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन प्री के लिए स्टार्ट करी थी 4 जुलाई को, और 4 जुलाई से 19 सितंबर को मेरा मेन प्री का एग्ज़ाम था, तो रफली मेरे पास 2 ही महीने थे। उन 2 महीनों का अंदर मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया कि जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था तो मेरे 25 मार्क्स आए थे। और जब मैंने अपना लास्ट मॉक दिया तो PYQ के अंदर मेरे 190 मार्क्स आए थे। अब आप पता नहीं विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये सच है। किसी अगर वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ ये दिखा भी सकता हूँ, टेक्स्ट बुक के मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो हम इस टाइम में कर तो सकते हैं, अब मैटर ये है कि हम करेंगे कैसे। उसी के लिए हम ये स्ट्रेटेजी वीडियो बना भी रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जैसे कि मैं आप सबको बता ही चुका हूँ कि ये जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, आप इससे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ रिपीट करेंगे अपने लिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी भी रिक्वायरमेंट्स हों, है ना। तो ये प्लीज़ मत करिएगा, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करिएगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, हो सकता है आपका मैथ्स वीक हो, आपका रीजनिंग वीक हो, आपका इंग्लिश वीक हो, तो उस हिसाब से आप इसको प्लीज़ कस्टमाइज करिएगा। जो वीक सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, और जो इतना स्ट्रॉन्ग है आपका सब्जेक्ट उसको थोड़ा सा कम टाइम देख के भी आप मैनेज कर सकते हो, है ना। तो चलिए, सबसे पहली जो ये 3 4 बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड एवरीथिंग नाउ। मार्केट के अंदर मार्केट इज़ फ्लडेड। वो इतने सारे कोर्सेज लेके आ गए हैं मेंस के, भाई इंग्लिश का कर लो, मैथ्स का कर लो, रीजनिंग का कर लो, ये 90 आउट ऑफ 90, 135 आउट ऑफ 135। ऐसे किसी भी कोर्स के पीछे मत भागिए। जो आपने प्री के अंदर किया था उसी के साथ स्टिक करिए। बस आपको उसमें ऐड क्या करना है, प्रैक्टिस ऐड करनी है और रिवीजन ऐड करना है। प्लस अभी जो प्री के जितने भी शिफ्ट्स के वो आए हैं हमारे पास PDF, उनके सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर देना है। क्यों? उनसे क्या फ़ायदा होगा? उनसे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपको वो टॉपिक पता चलेंगे जो SSC के पेरी फेरी में है इस टाइम। मतलब SSC ने ही बनाया है ना भाई प्री का पेपर, तो जब उसने उसके अंदर वो टॉपिक्स पूछे हैं तो जरूर पूछ सकती है मेंस के अंदर भी उसके आसपास, है ना। क्योंकि 36 शिफ्ट हुई हैं, 36 शिफ्ट में जितने क्वेश्चन बनाए होंगे कोई टॉपिक अनटच तो रहा नहीं होगा, सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड होंगे बाय डिफॉल्ट। तो आप उसको एक बार जरूर कर लीजिए हर सब्जेक्ट के लिए, और GS के लिए चाहे एक बार को ना भी करिए, लेकिन इन तीन के लिए तो जरूर करिए, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए। ठीक है। अब देखिए, जो हमें सबसे पहला काम करना है ना, वो करना है कि 2022 के हमारे पास 4 सेट हैं। इसके हमारे पास हैं 4 सेट, और 2023 का एक ही सेट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था उसमें, एक ही सेट में पेपर हुआ था। तो हमारे पास ये 5 सेट है। इन 5 सेट को हमें बहुत जुडिशियसली यूज करना है। करना क्या है कि आप अभी स्टार्ट करने से पहले इनमें से 2022 का एक पेपर दे दीजिए। ठीक है। आपके पास इसके बचेंगे 3 और इसका एक बचेगा। या आपको मतलब नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा तो इनमें से 2022 का एक और दे दीजिए आप, है ना। तो आपके पास अब 2 तो बचेंगे, 2 इसके बचेंगे और 3 इसके बचेंगे। अब इनका आपको बहुत ध्यान से यूज करना है, क्योंकि PYQ के अलावा कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा मापदंड नहीं है जो आपको आपके प्रिपरेशन का लेवल आपको बता सकता है। तो इसको आप, 2 आपके पास यहाँ बचेंगे और एक आपके पास यहाँ बचेगा, इन तीनों का बहुत अच्छे से यूज करना है। आपको करना क्या है कि अब आप दे चुके हैं एक एक इनका, तो मान लीजिए अब आप फॉर एग्जांपल स्कोर कर रहे हैं 290, है ना। इतना तो कर ही रहे होंगे।
अगर इससे भी कम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो सकता है आराम से। अब इस 290 को आपको अगर ये देखना है कि मेरा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इनको 20-20 दिन के इंटरवल पे देंगे, 20 डेज के इंटरवल पे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को जज कर पाएंगे कि मतलब सच में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या बस ऐसे ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब आपने मान लीजिए ये 10 अक्टूबर को, मान लीजिए 15 अक्टूबर को पहला ये दे चुके हैं आप दो, 15 अक्टूबर को दे दिया। अब नेक्स्ट जो आप देंगे वो 5 नवंबर को देंगे, उसके बाद एक 25 नवंबर को देंगे, और उसके बाद फिर अगला जो है वो 20 दिसंबर को देंगे। वो थोड़ा बहुत जो डेट्स एग्जाम की आ जाएंगी उसके आगे पीछे भी आप कर सकते हो, 15 दिन में दे देना लास्ट वाला, या फिर आप 17-18 दिन पे दे सकते हो। ऐसा 20 दिन मैंने बोल दिया तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं हो गई, आप 2-4 दिन इधर उधर कर सकते हो। लेकिन पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये है कि आप जितना भी यहाँ पे इंटरवल रखेंगे, वो आपको ये जरूर बताएगा कि इस इंटरवल के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मॉक के अंदर हम ये चीज़ जज नहीं कर सकते। मॉक कई बार क्या होता है कि अपना लेवल दिखाने के लिए वो अननेसेसरीली हार्ड बनाते हैं, इररिलेवेंट बनाते हैं। मैथ्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे, इंग्लिश में ऐसी वो क्या पूछ लेंगे कि जिसका कोई सर पैर नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको प्रिपरेशन का लेवल नहीं बताएगी, वो तो किसी से नहीं होते क्वेश्चन। हाँ, कुछ होते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर परमानेंटली 390 आउट ऑफ 390 लाते हैं और रिजल्ट के टाइम उनका पता नहीं चलता किधर चले गए। उनकी बात अलग है, उनसे कंपेयर भी नहीं करना अपने को, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि इनको बहुत जुडिशियसली अपने को यूज़ करना है। दूसरा, आप प्लीज़ कैलकुलेशन पे काम करिएगा। कैलकुलेशन के आप क्या कर सकते हैं कि डेली एक तो 100 क्वेश्चन करने हैं आपको मैथ्स के। इसके अलावा 20-30 मिनट, 20-30 मिनट्स आप रैंडम अपने आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 32.35892, 3.678, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। फटाफट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आप डेली ऐसा काम करेंगे ना, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली तेज चलने लगेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम भले ही कर रहे हैं डेली, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता ना कि सब में हार्डकोर कैलकुलेशन आए। कई बार ऐसा होता है कि 100 के 100 क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन में निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं अलग से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। प्लस इसके साथ आपको और क्या करना है, एक तो 20 to 30 तक के टेबल्स, क्योंकि 20 तक तो हमको मोस्टली याद ही होते हैं। उसके बाद इनके स्क्वायर्स अप टू 30 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एज वेल, और क्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टारगेट स्कोर। इतना काम अगर आप कैलकुलेशन के अंदर करते हैं तो कैलकुलेशन पार्ट आपका सॉर्टेड हो जाएगा इतने में, ठीक है। टारगेट स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो देखो अननेसेसरीली 340 प्लस लेके आएंगे, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल भी था। अ, एक सेकेंड, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल भी था 340। तो भाई 340 का टारगेट लेके एग्जाम में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप 340 का टारगेट एग्जाम में लेके जाओगे तो अनड्यू प्रेशर लेके जाओगे अपने सिर पे। वीडियो का टाइटल मैंने 330 आपको अट्रैक्ट करने के लिए रखा है, और इसलिए रखा है कि वो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे तो अपने आप आ जाएगा, सोच के नहीं जाना है कि इतना लेके आना है। आप प्रिपरेशन करो 320 नंबर की, 310 से 320, इस रेंज में अपने को फॉलो करना है। अब अगर यही दिन आपका अच्छा हो गया ना, तो आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा दिन अच्छा होने पे डिपेंड करेगा। देखो, अल्लाह को आप 100% एलिमिनेट किसी भी एग्जाम में से कर ही नहीं सकते हो, थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता ही है, तो वो अपना यहाँ पे भी करेगा 5-10 नंबर। लेकिन 310 320 तक तो अपने को पहुंचना पड़ेगा, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ अगर इस तरह आप करते हो तो आप पहुंचोगे, ठीक है। ये जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आसान है, मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यह है कि सब कर नहीं पाते हैं। डेली 8-9 घंटे बैठना अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज़ है कि 60-70% लोग तो वहाँ पे सुन के ही एलिमिनेट हो जाते हैं। नहीं है इजी इतना बैठना। चलिए अब सेक्शन वाइज बात करते हैं। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करता हूँ तो सेक्शन 1 के अंदर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसको मोस्टली लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैंने इसमें स्ट्रेटजी ये बनाई है कि मैं थोड़ा सा टाइम एनालिटिकल रीजनिंग को दूंगा। एनालिटिकल के अंदर आपके ये आ जाएंगे स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, अच्छा। और इसके अलावा रीजनिंग के अंदर एक और चीज़ मैंने क्या लिखी थी, एक और इसके अलावा एक सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, पजल वाले, सीटिंग अरेंजमेंट पजल। इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये तो कई बार फंसा देते हैं एग्जाम के अंदर, है ना।
और रीजनिंग के अंदर भी आप ये मत सोच के जाइए कि पेपर में 30 में से 3-4 क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं तो यार मेरे नहीं हो रहे, बाकी सब तो कर लेंगे। भाई सबके फंस सकते हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप कायदे से प्रिपरेशन करते हो रीजनिंग की तो आप 27-28 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। उसका बेकार में प्रेशर नहीं लेना है अपने को। अब नेक्स्ट आता है कि रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक के सेक्शनल प्लस मॉड्यूल करके वहाँ पे 10-10 टेस्ट दिए हुए हैं, तो 20 टेस्ट आपके यहाँ हो जाएंगे। 20 दिन की प्रिपरेशन तो सीधी सॉर्टेड हो गई यहाँ से। उसके अलावा फिर फुल मॉक दिए हुए हैं 30, उसमें भी आपकी प्रिपरेशन होगी। और इसके अलावा आप फ्री मॉक्स दे सकते हैं। मुझे तो दो पसंद है, मतलब इनका लेवल थोड़ा ठीक रहता है। एक ओलिव बोर्ड हो गया, ओलिव बोर्ड, और एक आपका पंडित, ठीक है। इन दोनों के आप दे सकते हो। नेक्स्ट बात आती है मैथ्स की। मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको दिक्कत कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि मैं आप अगर अपनी बात करूंगा तो मुझे मैथ्स के अंदर सारा सिलेबस कवर्ड है और मुझे किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 चैप्टर्स मैं करूंगा, CISI, इनकी एक बार दोबारा से शीट लगानी पड़ेगी, और एक मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन फंस जाते हैं अगर अच्छा लेवल होता है तो। इसके अलावा बाकी सब कुछ लगभग सॉर्टेड है मेरा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है, दैट मैथ्स मैंने पढ़ाया हुआ है PW में। तो वहाँ से मैथ्स के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती है नेचुरली। मैथ्स का हो गया, अपना रीजनिंग का हो गया। आप बात करते हैं सेक्शन 2 में इंग्लिश की। हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, मैथ्स के अंदर भी प्रैक्टिस के लिए आपको यही तीनों चीज़ें काम आएंगी। सेक्शनल, टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉड्यूल, और फुल टेस्ट, फुल मॉक, ठीक है। फुल मॉक की वीडियोज इस चैनल पे भी आती हैं, 6 की मैं डाल चुका हूँ। अब 7 की आज या कल में आ जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं भाई। इंग्लिश का अगर मैं आपको अपना बताऊंगा तो आप बोलोगे कि मतलब ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने अभी तक ना कोई किताब खरीदी है, ना एक भी वर्ड पढ़ा है, और इंग्लिश में मेरा प्री के अंदर 47.5 मार्क्स आए थे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे रीडिंग पार्ट मेरा डन है, ऑल थैंक्स टू UPSC। तो रीजनिंग तो मेरा डन, मतलब रीडिंग पार्ट तो मेरा डन है। तो रीडिंग पार्ट डन होने से मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरा कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया। यहीं से मेरा क्लोज टेस्ट आ जाएगा, और यहीं से मेरा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड PQRS, ये सब रीडिंग का ही पार्ट है। अब अगर मुझे इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो। सॉरी। आप क्या कर सकते हो कि आर्टिकल पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर, नोवेल पढ़ सकते हो, या फिर कुछ और आपको पसंद है, मान लीजिए फिक्शन की बुक्स पसंद है या नॉन फिक्शन पसंद है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। इनसे आपका क्या होगा, वोकेबुलरी भी थोड़ा स्ट्रांग होगा, और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि UPSC में मैंने ऐसा अलग क्या किया है। यही किया है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो बस वहीं से आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रांग होता है। बाकी कोई टीचर का आप कोर्स ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, वहाँ से कोई हेल्प नहीं होने वाली है, एटलीस्ट इस पार्ट में। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट, जो सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर, वो कैब के लिए मैंने अब ब्लैक बुक मंगाई है, और मैं ब्लैक बुक को सोच रहा हूँ कि 2 महीने अच्छे से करूँगा। रीडिंग पार्ट हो गया, वो हो गया, और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए भी एज सच अभी तक तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन ग्रामर में कोई दिक्कत आती भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन में टिपिकली फंसता है। तो उसको मैं मॉक दे रहा हूँ, और उसमें जो मिस्टेक्स हैं उन्हीं को एनालाइज करके अपना जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वहीं से हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैं कोई सेपरेट सोर्स फॉलो नहीं करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फॉलो करें, तो मैंने एक बुक के रिव्यूज़ देखे हैं, हालांकि ये भी मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो नियॉन की जो मनीषा बंसल मैम है ना, मनीषा बंसल मैम, इनका कोर्स काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे दोस्त वगैरह बताते हैं जैसे। तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, इस बारे में। अब नेक्स्ट बात आती है GS की। GS के अंदर आपको केवल सबसे पहले जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको फोकस करिए, उसके बाद आपका जो मर्जी आए पढ़िएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हिस्ट्री और पॉलिटी को। हिस्ट्री और पॉलिटी में कोई भी पहले नहीं है, कोई भी बाद में नहीं है, दोनों फर्स्ट में है। दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सेकंड नंबर पे जो आपको इम्पोर्टेंस देनी है वो आपको साइंस को देनी है, और साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
ठीक है, फिजिक्स को थर्ड पे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंस आप एनसीईआरटी से करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है तो आप, अगर आपके पास कोई प्रीवियस अपने नोट्स हैं तो उनसे ही करिए रिवीजन करके। अदरवाइज आप परमार सर की जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी परमार सर को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो भी है यूपीएससी वाले, हम भी कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले, तो थोड़ा कनेक्शन भी है। वो वाकई में उनका कंटेंट अच्छा है, तो मैं तो मतलब आंख बंद करके आप उनको फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। और तीसरे नंबर पे अगर आपका कुछ भी बचता है इसके अलावा, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, और इकोनॉमिक्स के अलावा आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, इन सबको आप इसके बाद पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, या तो आप परमार सर की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, और या फिर आप अपने जो प्रीवियस अपने नोट्स बनाए थे वो कर लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने जो नोट्स मैंने प्री के लिए बनाए हुए हैं वो पढ़ूंगा, जो मेरे यूपीएससी के नोट्स हैं एक बार उनको रिवाइज करूंगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं मेंस के लिए। ठीक है, जितने मार्क्स आएंगे उतने इसी में आने आ जाएंगे। जीएस सबसे ज़्यादा भटकावना सब्जेक्ट होता है, जीएस को अगर आप पीछे भागने लगोगे तो ये कभी हाथ नहीं आएगा। आप इसको नेग्लेक्ट करके पढ़िए, आप इसमें ये टारगेट बना लीजिए कि भाई इतना करूंगा, इतने में आएगा फंसेगा क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं फंसेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बैड लक बोल के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, जीएस की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है, क्योंकि अगर आप जीएस के पीछे भागने लगे तो इंग्लिश, जीएस, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स को आप पीछे छोड़ देंगे फॉर श्योर, जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन वन की स्ट्रैटेजी और सेक्शन टू की स्ट्रैटेजी मैंने आपको अपनी बता दी, आप भी अगर चाहें तो इससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इट विल हेल्प मी मोटिवेट टू मेक फर्दर बेटर कंटेंट फॉर यू। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।